हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर डी ब्लॉक के तत्व या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो आज हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, संक्रमण तत्व, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे कौन से डी ब्लॉक के तत्व हैं जिनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं और क्यों नहीं बोलते हैं, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर चार तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इनका ये जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, ये इस आधार पे किया गया है कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो जिस उपकोष में जाएगा या जिस सबशेल के अंदर जाएगा उसी को उसका ब्लॉक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे सोडियम है, तो उसके अंदर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आउटर मोस्ट शेल के एस सबशेल में एंटर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। इस तरह से अगर कार्बन देखें तो उसमें जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है तो पी सबशेल में एंटर करता है, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। इस तरह से अगर डी में जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ओके, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में ना जाकर, जैसे कि एसओपी में जाता है, तो आउटर मोस्ट शेल में ना जाकर उससे अंदर वाला जो शेल है उसमें जाता है। अब वो 3D में भी जा सकता है, 4D में भी जा सकता है, 5D भी होता है और एक 6D भी होता है। तो इस तरह से 4 सीरीज होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो स्टार्ट करते हैं इनका डी ब्लॉक के तत्व। डेफिनेशन तो हमने देख ली कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से जो अंदर वाले शेल है उसके डी सब शेल में एंटर करते हैं, उसका हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ओके, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर देखा जाए पीरियोडिक टेबल के अंदर, यहाँ पर क्या होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिसके अंदर इस तरह से हम 2 ग्रुप बनाते हैं। फिर यहाँ पर हमारे होते हैं बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, एक रफली ऐसे आइडिया देख लेते हैं इसमें। फिर यहाँ पर होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो इनके बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, इस साइड में होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में रखा गया है। तो इनके अंदर जो लक्षण पाए जाएंगे, जो कैरेक्टर्स होंगे, वो इन दोनों के बीच के होते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच के। जैसे अगर हम बात करें किसकी, एटॉमिक रेडियाई की, परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या का हमें पता है कि लेफ्ट से राइट जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे डिक्रीज करती चली जाती है। तो एस ब्लॉक तत्वों की जो त्रिज्या है वो ज़्यादा होनी चाहिए। पी ब्लॉक वालों की, अगर अपरिहार्य को छोड़ दिया जाए, तो पी ब्लॉक वालों की सबसे कम होनी चाहिए, और डी वालों की इनके बीच में कहीं पर आएगी। कि मान लीजिए एस ब्लॉक में कोई एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक रेडियाई 1.76 एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ पर रेडियाई धीरे धीरे जब हम कहाँ पे जाएंगे, राइट साइड में पी ब्लॉक की तरफ, तो एटॉमिक रेडियाई और भी कम हो जानी चाहिए, मान लीजिए 1.17 एंगस्ट्रॉम होगी। अब यहाँ से यहाँ पर चलने पर डिक्रीज कर रही है, तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट है उनकी रेडियाई इनसे कम और इनसे ज़्यादा होनी चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी जो रेडियाई है 1.56 एंगस्ट्रॉम समथिंग मान लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये 1.76 एंगस्ट्रॉम से कम है, लेकिन 1.17 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है। ओके, तो हम कह सकते हैं डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनकी एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई एस ब्लॉक एलिमेंट से कम होती है और पी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होती है। तो इनके अंदर इन दोनों के बीच के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे एटॉमिक रेडियाई हमने देखी, इनकी एटॉमिक रेडियाई इन दोनों के बीच की है, एस ब्लॉक से कम लेकिन पी ब्लॉक से ज़्यादा। ओके, इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयन विभव, तो वो लेफ्ट से राइट चलने पर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट चलने पर बढ़ता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, डी वालों की थोड़ी ज़्यादा होगी और पी वालों की उनसे भी ज़्यादा होगी। ओके, तो इस आधार पे और भी हम इसके लक्षण देख सकते हैं। तो 8 या 10 लक्षण इसके देखेंगे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो एक रफली आइडिया था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखा गया है। तो इनको एस और पी के बीच में रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वो एस और पी के बीच के पाए जाते हैं। चलिए, तो अब इनकी सीरीज देखते हैं। तो सीरीज में कुछ कोड्स भी देखेंगे, हम निमोनिक्स देखेंगे, कैसे कैसे इनको याद करना है, लर्न करना है। तो डी ब्लॉक के जो तत्व है
जो डी सबशेल होता है हमारा, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिलअप हो सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके 10 जो होते हैं ग्रुप्स होते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली सीरीज से, जिसको क्या बोलते हैं 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, उसके बाद में फिर आती है 4D सीरीज या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद आती है फिर 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तृतीय संक्रमण श्रेणी। और फिर 6D सीरीज आती है जो कि इनकम्प्लीट है, 6D सीरीज या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। चलिए, तो इसके लिए कोड होगा हमारा स्कूटी या लंबरगिनी 1। ओके, स्कूटी या लंबरगिनी 1 या स्कूटी यामाहा लाओ 1। चलिए, हमारा फर्स्ट कॉल हो गया। उसके बाद में जो कोड ध्यान रखना है, टी जरा हाफ या फिर टीपो जरा हाफ। इसके बाद वो नवाब था, वो नवाब था। देन क्रो मैन और वुमेन, क्रो मैन वुमेन। देन मन तक रे, मन तक रे। उसके बाद में आता है फेरस, FERUOS, फेरस, फेरस। इसके बाद में फिर कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड। देन नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, जाहिर सी बात है, नहीं पढ़ना है तो पिटना ही है तुमको अपने माँ बाप से। हाँ, चलिए नेक्स्ट है क्यों आगे आओ। तो ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, क्यों आगे आओ। ठीक है। उसके बाद में जीनी कनाडा गया होगा या जीनी कनाडा में होगा। तो ये थे बच्चों हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ओके, इसमें से जो हमारी 6D सीरीज है इनकम्प्लीट होती है, तो इसको जनरली पढ़ाया नहीं जाता है। जनरली 3 ही सीरीज पढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। या हिंदी में बोल दो इनको प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी। लेकिन होती टोटल 4 है और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी भी होती है, तो इनकम्प्लीट होती है, तो इसको जनरली पढ़ा नहीं जाता है। अब क्या करना है, इनके एटॉमिक नंबर लिखने हैं, तो उसके लिए कोड ध्यान रखना है। वो कोड क्या है 18 देन 32। तो ये कोड को ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर को लिखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कैंडियम का होता है 21। ओके, 21 के बाद में क्या प्लस करोगे 18, तो 21 और 18 37। तो ये ट्रिम कितना हो गया 37। उसके बाद में 37 में 18 और प्लस करोगे, तो 37 और 18 57। तो लेंथ ना कितना हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे 37 हो जाएगा ये, और 37 में हमने कितना ऐड करना है फिर से 18, ये सॉरी ये 39 होगा, सॉरी 39 और ये 57। अब 57 में कितना प्लस करोगे नीचे वाले में 32, तो 57 और 32 89। ओके, तो ये थे इनके एटॉमिक नंबर। और उसके बाद में एटॉमिक नंबर आगे के लिखने वाले, जो आगे के लिखने हैं काफी इजी है। क्या है 21 है तो ये 22, देन 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और जिंक हो जाएगा 30। उसके बाद में 39 के बाद 40, तो जिरकन में 40, 41 नियोबियम, 42 मॉलिब्डेनम, 43 टेक्नीशियम, 44 रोडीनियम, 45 रोडियम, 46 पैलेडियम, 47 सिल्वर, 48 कैडमियम। उसके बाद 57, तो 57 में आके थोड़ा सा रुक जाना है थोड़ी देर, ठीक है। रुक जाने क्यों, क्योंकि 57 के बाद में डायरेक्ट इसको 58 नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। इसके बाद में जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उनको पीरियोडिक टेबल में नीचे जगह दी गई है, जिनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
अब क्योंकि वो लेंथेनम के बाद में आ रहे हैं तो उसको एलिमेंट्स को बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइट सीरीज। तो क्या करेंगे हम, लेंथेनम के बाद में यानी कि 57 के बाद कौन आ रहा होगा 58, तो 58 से 14 प्लस करके यानी कि 71 तक जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे उनको नीचे रखेंगे और उनको क्या बोलते हैं 4f सीरीज, 4f सीरीज, तो उनको नीचे रखा गया है। तो हमें क्या करना है 57 के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे 58 नहीं करना है, 58 से 71 तक नीचे रखा गया है। तो अगला ये जो एलिमेंट होगा हाफनियम ये 72 से स्टार्ट करोगे, ठीक। तो 57 के बाद में डायरेक्ट 72, फिर 72 के बाद 73, देन 74, 75, 76, 7, देन 78, 79 और फिर 8। तो मरकरी होता है 8, ओके। इसके अलावा यहाँ पर भी मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। तो इसके बाद में भी 89 के बाद में 90 से लेकर 103 तक जो नीचे एलिमेंट्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं 5f सीरीज या एक्टिनाइट सीरीज। तो उनको भी नीचे जगह दी गई। तो 103 तक नीचे आ जाते हैं। फिर यहाँ पर जो अगला एलिमेंट स्टार्ट होता है वो 104, 5, 6, 7 ऐसे। तो ये थे बच्चे हमारे टी ब्लॉक के एलिमेंट्स सभी। तो इनको आपको याद रखना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन से आते हैं, सेकंड के अंदर कौन से आते हैं, थर्ड में कौन है और फोर्थ में कौन कौन आता है। तो ये जो है हमारा ये फर्स्ट वर्ग ग्रुप है, ओके, या थर्ड ग्रुप इसको बोलते हैं 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। चलिए उसके बाद में हम देखते हैं फिर जो ये वाले एलिमेंट्स है कौन से बच्चों, ये वाला कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये क्या है, इनको बोला जाता है कॉइनेज मेटल या मुद्रा धातु। इनको क्या नाम देते हैं हम लोग, मुद्रा धातु या कॉइनेज मेटल। क्योंकि इनका जो यूज है कॉइन्स बनाने में किया जाता है, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, गोल्ड के सिक्के, तो इसलिए हम लोग इसको कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को, या मुद्रा धातु। इसके अलावा ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोले जाते। क्यों नहीं बोले जाते उसका भी थोड़ी देर बाद रीजन देखेंगे हम लोग कि क्यों नहीं बोलते इनको। तो जिनी कनाडा होगा या ये तीनों जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता है। क्या है ये, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। इसके अलावा डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। इनको छोड़कर, तीन तत्वों को छोड़कर, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, संक्रमण तत्व नहीं बोला जाता है इनको। इसके अलावा डी ब्लॉक के जितने भी हमारे एलिमेंट्स है वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ओके। चलिए तो हमारे इसको हो गए इनके एलिमेंट्स, ओके। तो इसमें फिर हम देखेंगे इनका, सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते किसको हैं। ये हमने देख लिया कि तीन जो तत्व हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते उसको भी देखते हैं। चलिए तो इसको अब रफ करते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो ट्रांजिशन, पहले तो ट्रांजिशन समझेंगे, ट्रांजिशन क्या है। अब ट्रांजिशन का मतलब अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना, या फिर ऐसे बोल लो कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाना या लोअर से हायर एनर्जी में जंप करना, उसको बोला जाता है ट्रांजिशन। अब अगर ये ट्रांजिशन दो डी ऑर्बिटल्स या दो डी सबशेल के बीच में हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। और अगर ये दो एफ ऑर्बिटल्स के बीच में हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एफ एफ ट्रांजिशन। चलिए तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे अब, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, हिंदी में बोले तो संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व। चलो तो संक्रमण तत्व क्या है, वे तत्व या डी ब्लॉक के वे तत्व
जिनके परमाणविक यानी कि एटॉमिक, या ये बोल दो कि न्यूट्रल या आयनिक, एटॉमिक या आयनिक, दोनों में से किसी भी स्टेट में अगर उसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर से सुनिए, डी ब्लॉक के वे एलिमेंट्स जिनकी उदासीन यानी कि परमाणविक या आयनिक दोनों में से किसी भी अवस्था में अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, सिंगल डी इलेक्ट्रॉन जो किसी के साथ में पेयर्ड ना हो, तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे कंसीडर किए जाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। कॉपर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो कॉपर 29, कॉपर जो होता है हमें पता है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो कॉपर किसकी एटॉमिक फॉर्म, एक होती है कॉपर की +1 वाली फॉर्म जिसको बोलते हैं Q+, और एक होती है कॉपर की क्यूप्रिक फॉर्म Cu+2। चलिए तो इनसे समझते हैं। कॉपर जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar, देन ये सेक्शन होता है तो 3d10 और 4s1 होता है। तो इसके अगर हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं 3d के, तो इसमें है 5 ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल 10 हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पेयर्ड है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अनपेयर्ड हो। हमें डी इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, ना कि एस वालों को। तो एस वालों पे ध्यान नहीं देना। डी में यहाँ पे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? पेयर्ड है, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलना चाहिए थे। नहीं, फिर हम गलत हो जाएंगे। हमने क्या लिखे डेफिनेशन कि एटॉमिक फॉर्म और आयनिक फॉर्म दोनों में से किसी भी फॉर्म में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो अभी तो हमने इसकी एटॉमिक फॉर्म ही देखी है ना, तो थोड़ा सब्र करो। अभी देखते हैं इसकी आयनिक फॉर्म। अभी Cu+1 का मतलब क्या है? Cu+1 का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। अब इसके पास में, और जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं बच्चों? आउटर मोस्ट शेल से जाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालो, और जब इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं डी के अंदर तो वो आउटर से इनर वाले में जाते हैं, यानी कि 3d वाले में जाते हैं। तो Cu+1 का मतलब कुछ ये है कि 3d 10 है और 4s यहाँ से खत्म हो गया है। ये ऐसे लिख सकते हो कि 4s 0। तो अभी भी इसके अंदर d10 प्रेजेंट है। पिछले वाले केस में भी यहाँ भी d10 ही था। तो इन दोनों ही केसेस में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। तो इन दोनों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वही जल्दबाजी क्या है, Cu+2 भी तो अभी बचा हुआ है, तो इसका भी देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? +2 का मतलब ये है कि 29 थे इसके पास, 2 डोनेट कर दिए, बचे कितने? 27। तो 3d कितना होगा यहाँ पर? यहाँ पर अगर 10 है और 10 में से आपने एक इलेक्ट्रॉन और हटा दिया है तो ये होगा 3d 9 और 4s 0। तो 3d 9। ओके, तो 3d का वो बनाते हैं इसमें सबसे 5 ऑर्बिटल्स है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पहले हम के अकॉर्डिंग भरेंगे हम लोग, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लॉकवाइज। उसके बाद में फिर ये हो जाएगा 6 7 8 9। अरे ठीक है, मिल गया। पहले तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा था, जब हमने इसकी एटॉमिक फॉर्म भी देख ली, आयनिक फॉर्म भी देख ली इसकी एक है। तो इन्हें दो के आधार पर अगर हम बता देते कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो आप गलत हो जाए। अब हमें क्या करना होता है, हमें जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसकी सभी फॉर्म को हम लोग देखते हैं। उसकी एटॉमिक फॉर्म भी देखेंगे और जिन जिन आयनिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी आयनिक फॉर्म्स भी देखी जाती है। तो यहाँ पे कॉपर में अगर देखें तो कॉपर की एटॉमिक फॉर्म में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, Q+ फॉर्म में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन क्यूप्रिक फॉर्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसलिए कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वे होते हैं जिनकी एटॉमिक या फिर आयनिक दोनों में से किसी भी स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जिंक कनाडा हो गया होगा, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलते, रीजन देखते हैं। तो जो जिंक होता है बच्चों, जिंक 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो जिंक की एटॉमिक फॉर्म होती है न्यूट्रल, और एक होती है जिंक की +2 फॉर्म। बस इन्हीं 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इन दोनों में चेक करेंगे हम किसी भी फॉर्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका 30 होता है ये एटॉमिक नंबर। तो आर्गन 3d10 और 4s2। तो यहाँ पे जब डी के हम सब शेल बनाएंगे तो 5 ऑर्बिटल्स इसके अंदर होंगे,
इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फॉरेस्ट यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड है। तो जो जिंक है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल वे एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्टेट जो होता है कंप्लीट होता है, या फिर ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम जिनमें जो सब शेल होता है या तो हाफ फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो चलिए यहाँ पर इसकी जो एटॉमिक फॉर्म है इसमें तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगली फॉर्म देखते हैं इसकी आयनिक फॉर्म। अब इस आयनिक फॉर्म में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेट कर दिए, 30 थे 2 चले गए, और इलेक्ट्रॉन जब भी निकालते तो आटोमर शेल से निकालते हैं क्योंकि वहाँ से निकालना ईजी होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में अब भी इसके पास 3d10 है। फिर से इसका 3D का अगर डायग्राम बनाते हैं तो इसमें डायग्राम कुछ ऐसा होगा। 10 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी के सभी पेयर्ड है, कोई भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो जिंक है इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसकी ना तो एटॉमिक फॉर्म में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और ना ही आयनिक फॉर्म में डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। रीजन पता चल गया? तो क्या चेक करना है हमें, कोई भी एलिमेंट अगर दिया हुआ है तो उसकी एटॉमिक फॉर्म भी देखेंगे हम और आयनिक फॉर्म भी देखेंगे। दोनों में से किसी भी फॉर्म में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। चलिए जिंक तो हमने देख लिया, मरकरी में भी देखो। मरकरी में होता क्या है, एक ही होता है मरकरी। तो मरकरी जो होता है 3 ग्रुपों में एग्जिस्ट करता है। एक तो एटॉमिक फॉर्म होती है इसकी, एक होती है इसकी मर्क्यूरस फॉर्म जिसमें इसमें +1 होता है, और तीसरी होती है इसकी मर्क्यूरिक फॉर्म। तो 80Hd जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसके लास्ट में आता है यहाँ पे हमारे पास 5D 10 और 6s2। तो D10 है यानी कि कम्प्लीटली फिल्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते थे। ये +1 का मतलब क्या है कि आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 6s में कितना बचा 1। और हमें 6s से मतलब नहीं है, हमें कहाँ देखने इलेक्ट्रॉन्स D के अंदर। चलिए तो यहाँ भी D10 है, ऊपर वाले में भी D10 था, दोनों के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी +2 वाली फॉर्म कुछ ऐसे हैं कि 5D10 है लेकिन S से इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो 6s0। तो तीनों ही फॉर्म में D10 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 आ रहा है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एटॉमिक फॉर्म में भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और साथ में इसकी जो 2 आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है उनमें से भी किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस तरह से कैडमियम होता है, तो कैडमियम की न्यूट्रल फॉर्म और आयनिक फॉर्म दोनों में से किसी भी फॉर्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए कैडमियम को भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। चलिए तो इसको ध्यान में रखते हुए एक स्टेटमेंट होती है, तो उसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने ये देखा कि डी ब्लॉक के वे एलिमेंट्स जिनमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिनकी एटॉमिक या आयनिक फॉर्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? ये तीनों को छोड़कर मरकरी, जिंक और कैडमियम, बाकी सभी डी ब्लॉक के तत्व क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो जितने भी संक्रमण तत्व हैं वो सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन उनकी एटॉमिक और आयनिक फॉर्म किसी में भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। क्या है वो स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कुछ ये है कि डी ब्लॉक या सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, परंतु डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो उसी को मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि सभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट हो डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट नॉट
all the d block elements, but not all the d block elements are transition elements, but all the d block elements are not transition element. तो मेरे ख्याल में समझ गए होंगे अब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के सभी तत्व ट्रांजिशन तत्व या संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व है, इतना तो कर पाते हैं। चलिए, तो अभी डी डी ट्रांजिशन को समझते हैं कि आखिर ये डी डी ट्रांजिशन है क्या। चलिए इसको समझते हैं, डी डी ट्रांजिशन या डी डी संक्रमण क्या है। तो जो डी सबशेल होता है, अगर कोई एटम बेचारा अकेले पड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल आइसोलेट है, किसी के साथ में कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो जनरली होता क्या है कि उसका जो डी सबशेल है उसके अंदर जो 5 ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम रहती है, और किसी सबशेल के वे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उसको हम लोग बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो डी सबशेल में कितने डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, ई सबशेल में 3 और एफ सबशेल में 7, तो 3, 5, 7। ओके, तो डी डी ट्रांजिशन समझते हैं हम क्या है डी डी ट्रांजिशन। चलिए तो इसमें कोई एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल, चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है? चलिए क्रोमियम ले लेते हैं +3 होगा, Cr+3। तो Cr 24 होता है भाई, एटॉमिक नंबर इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा इसका बच्चों? अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देना था 3d5 4s1, क्योंकि एक्सेप्शन होता है, आप उनको फॉलो नहीं करता है। एक ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें से जम करके कहाँ चले जाते हैं? 3D के अंदर, ताकि वो हाफ फील्ड हो सके और ये स्टेबल हो सके। अब अगर यहाँ पे +3 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है तो यहाँ पे 0 है, और 2 यहाँ से जा चुके हैं तो यहाँ पे कितने हैं? 3D। तो अगर ये कॉपर जो है, सॉरी क्रोमियम, ये बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, तो इसके जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं उन सभी की एनर्जी क्या रहनी है? सेम रहनी है, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे? डी जनरेट ऑर्बिटल। ओके, अब मान लीजिए हुआ क्या कि इसके पास में कोई दूसरा एटम या दूसरा लिगेंड आए रिएक्शन करने के लिए। तो होता क्या है, ये जो हमारा डी जनरेट सबशेल था, अब इसकी एनर्जी पहले तो थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ये रह गए। उसके बाद में होता क्या है कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अष्टफल की जटिल यौगिक, तो उसमें होता क्या है कि 3 जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और जो 2 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो जो डी सबशेल था हमारे पास वो 2 भागों में टूट जाता है, 3+2। ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे 2 ऊपर, और टेट्राहेड्रल में 2 नीचे और 3 ऊपर। तो ये जो है इनको हम लोग, ये जो नाम होता है ये dxy होता है, ये dy/z होता है, और ये dzx होता है। यहाँ पर ये जो होते हैं इनको dx² - y² और dz², इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों Eg, और इसको बोलते हैं T2g। ओके, इनके यहाँ पे कुछ एनर्जी का डिफरेंस पाया जाता है जिसको डेल्टा ओ बोला जाता है। तो CFT में देखेंगे फिर इसको कभी डेल्टा ओ। अभी फिलहाल हमें डी ट्रांजिशन देखना है कि डी डी ट्रांजिशन है क्या। तो हुआ क्या कि पहले जो डी सबशेल थे उनकी जनरली एनर्जी जो होती है सेम रहती है सभी की, तो उसको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। जब इसके पास में कोई लिगेंड या फिर एटम आता है इससे रिएक्शन करने के लिए तो एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद में 2 भागों में टूट जाता है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो 3 नीचे और 2 ऊपर, अगर टेट्राहेड्रल बन रहा है तो 2 नीचे और 3 ऊपर। 3 वाले जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं T2g, और जो 2 वाले होते हैं उनको बोलते हैं Eg। चलिए, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे पास में T2g है उसकी एनर्जी कम है और Eg वाले की एनर्जी ज़्यादा है। अब बच्चों, अब क्या करें हम? अगर हम इसको एनर्जी देते हैं बाहर से, मान लीजिए हम इसको एनर्जी दी, ओके, एनर्जी दी तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये अपने लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ जाना पसंद करेंगे? हायर एनर्जी लेवल में। यानी मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी और वो कहाँ चला गया? Eg के अंदर। तो जब लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। अब अगर ऊपर जाने के बाद कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आना शुरू कर देता है। देखिए
जब लोअर से हायर में जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो, मान लीजिए यहाँ पर 10 जूल है, वहाँ पे 20 जूल है, तो बाकी की 10 जूल ये एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा। और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो उस एनर्जी को रिलीज करता हुआ चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनकी एनर्जी 10 जूल हो, तो बाकी की 10 जूल जो है उसको बाहर निकालनी पड़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो कुछ एनर्जी को रिलीज करता हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमें विजिबल रीजन के अंदर दिखाई देती है, दृश्य प्रकाश में वो दिखाई देती है। तो उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से हमें कलर दिखाई देता है उस कंपाउंड का। अब कंपाउंड का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है सभी के लिए, और Cr+3 के लिए कुछ अलग होगा, Cr+2 के लिए कुछ और होगा, Copper+2 के लिए कुछ और होगा। इसको डी ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब बताया था मैंने कि किसी इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना या हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो जब वो लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो उसी एनर्जी को ही रिलीज करेगा, और वो एनर्जी हमें विजिबल रीजन में दिखाई देती है या विजिबल रीजन में लाई करती है, तो वो एक कलर दिखाई देता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो डी लोग का एलिमेंट है उसमें अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई भी अनपेयर्ड हो, एक ही चाहे क्यों ना हो, तो क्या होता है उनमें डी ट्रांजिशन पाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये तो D3 था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है लोअर से हायर में जा सकता है, वापस भी आ सकता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये ना होता, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम्प्लीटली फील्ड होते इस तरह से, ऐसे मान लीजिए कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, आप इसको एनर्जी देते, ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये चाहता कि ये ऊपर वाली एनर्जी का लेवल उसमें चला जाए। अभी जाएगा तो तभी जब ऊपर वाला कोई जगह खाली होगी। भाई घर में मेहमान आ रहे हैं तो मेहमान तभी आएंगे जब घर के अंदर कोई रूम खाली होगा, अब रूम ही कोई खाली नहीं है तो बेचारे वापस लौट गए। तो अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का आप एनर्जी दे रहे हो, अच्छी बात है, उसको एब्जॉर्ब भी करेगा, अच्छी बात है। हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहेगा लेकिन जा नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी उसके पास में जाने के लिए जगह बाकी नहीं है, या कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ऊपर 2 ही ऑर्बिटल हैं जिनमें सभी में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तो वो पहले से भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर नहीं जा पाएगा, तो वो नीचे ही रह जाएगा, जिसकी वजह से हमें डी ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें डी सबशेल जो होता है या तो पूरी तरह से खाली हो या कंप्लीटली फील्ड हो, उनके अंदर डी ट्रांजिशन दिखाई नहीं देता। डी ट्रांजिशन नहीं दिखेगा तो उसका मतलब ये है कि वो कलर भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और साथ में उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डायमैग्नेटिक होती है, प्रतिचुंबकीय, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो प्रतिचुंबकीय हैं और वो कलरलेस होंगे या व्हाइट कलर के होंगे। और जिनमें डी ट्रांजिशन पाया जा रहा है वो कैसे होंगे, वो कलर्ड होंगे, और वो कलर कोई भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो वो कलर्ड होंगे और साथ में वो पैरामैग्नेटिक होंगे, अनुचुंबकीय, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो आकर्षण शो करेंगे या अट्रैक्शन शो करेंगे, और डायमैग्नेटिक रिपल्सन शो करेंगे या प्रतिकर्षण। तो ये था बच्चों डी ट्रांजिशन। चलिए एक और देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर D9 होता, मान लीजिए यहाँ पर D9 होता, तब क्या था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी दे तो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ पर जा सकता था, अब जाने के लिए जगह है, और फिर से वापस आता तो फिर से एनर्जी को रिलीज करता हुआ चलता, और फिर से वो एनर्जी हमें कहाँ दिखाई देती, विजिबल रीजन में, और फिर से कलर प्रोड्यूस कर देता है। तो ये Cu+2 जो होता है उसमें D9 होता है, तो वो जो होता है ब्लू कलर का होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये था डी ट्रांजिशन, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं इसमें बाकी का जो अगला है उसमें कुछ इसके कैरेक्टर्स देखेंगे अगले लेक्चर में, कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको कितनी सीरीज में बांटा गया है वो हमने देख लिया है। फिर उसके बाद में देखेंगे उनके कैरेक्टर्स क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एटॉमिक रेडाई क्या है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ओके, कलर्ड कॉम्प्लेक्स कौन कौन बनाएगा, और मैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।